नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों का वक्त अब नजदीक आ गया है। आज छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर भी थम गया है। इसी के साथ ही देश की जनता को इंतजार 4 जून का। इलेक्शन कमीशन 24 के रण के विजेताओं के नाम की घोषणा करेगा और उसी के साथ ही लोकतंत्र का पर्व भी खत्म हो जाएगा। लेकिन परिणाम से पहले आखिरी 2 चरण का चुनाव अभी बाकी है, इसलिए प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार कर वोटरों को साध रही है, जनता के बीच पहुंच रही है। इसके बीच दावा भी किया जा रहा है कि उन्होंने 24 का लोकसभा चुनाव नतीजे आने से पहले ही जीत लिया है। एक तरफ जीत का बड़ा दावा किया जा रहा है, दूसरी तरफ ताबड़तोड़ रोड शो, चुनावी माहौल का पारा बढ़ा हुआ है। आज हम आपको 24 के सिंहासन में कुछ इन्हीं खबरों से विस्तार में बताएंगे। आज छठे चरण का चुनाव प्रचार भी थम गया है। प्रचार के आखिरी दिन नेताओं ने वोटरों को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के महेंद्रगढ़ और पंजाब के पटियाला में जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन पूरी जमात आरक्षण विरोधी है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट का फैसला भी मानने को तैयार नहीं है। उनका भंडा अब फूट चुका है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 25 मई को छठे चरण के लिए मतदान किया जाएगा। इसी दौरान 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों के लिए मतदान होगा। तो वहीं चुनावी मैदान में 900 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों ने पंजाब का क्या हाल बना दिया। यहां से उद्योग कारोबार पलायन कर रहा है और ड्रग्स का, नशे का कारोबार फल फूल रहा है। यहां राज्य सरकार का हुक्म नहीं चलता। यहां रेत खनन माफिया, ड्रग माफिया, शूटर गैंग की मनमानी चलती है। पूरी सरकार कर्ज पर चल रही है। सारे मंत्री संतरी मौज कर रहे हैं और जो कागजी सीएम है उन्हें दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने से ही फुर्सत नहीं है। पंजाब में दिखावे के लिए दिल्ली की कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी और सिख दंगे के दोषी पार्टी आमने सामने लड़ने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि पंजाब और झाड़ू पार्टियां 2 है, लेकिन दुकान एक ही है। यहां के लोग कुछ भी बयान दें, लेकिन दिल्ली में एक दूसरे को कंधे पर उठाकर नाच रहे हैं। जिसको वो अपना गुरु मानते थे, वो अन्ना साहब हजारे के साथ भी जो धोखा कर सकते हैं, वो दिन में 10 बार झूठ बोल सकते हैं। ऐसे लोग न पंजाब का भला कर सकते हैं, न आपके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ देख करके जा सकते हैं। भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन को न विकास की परवाह है और न ही हमारी विरासत की चिंता। मंदिर का निर्माण रोका। अब जब मंदिर बन गया तो ये मंदिर को गालियां दे रहे हैं। नफरत है जिससे हमारी आस्था का सम्मान होता हो। साथियों,
ये इंडी गठबंधन वाले घोर सांप्रदायिक है, ये घोर जातिवादी है, ये घोर परिवारवादी है। सत्ता के लिए ये किसी को भी धोखा दे सकता। साथियों, यही कांग्रेस है जिसने सत्ता के लिए देश का बंटवारा किया, और बंटवारा भी ऐसा किया कि 70 साल तक हमें करतारपुर साहिब को दूरबीन से दर्शन करने पड़ते थे, और हर कोई इंसान अपमान महसूस। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पहले 5 दौर के मतदान में ही बीजेपी 310 सीट पार कर गई है और कांग्रेस पार्टी भी इस बार 40 सीटों पर ही सिमट करके रह जाएगी, 40 सीटें भी नहीं मिलने वाली है। वहीं उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडी के घमंडिया गठबंधन कहा है और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर इंडी गठबंधन को बहुमत मिलता है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने डुमरियागंज लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार जगदम्बा पाल के समर्थन में सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे थे और वहां पर चुनाव प्रचार किया और जगदम्बा पाल के समर्थन में जनता से वोट मांगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो। मेरी बात याद रखना, और राहुल बाबा मिले तो बता भी देना, इनको 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। और अखिलेश बाबू, आपका तो 4 का भी आंकड़ा पार नहीं हो रहा है। मोदी जी निश्चित रूप से इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मित्रों, तीसरी। लालू प्रसाद यादव वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। शरद पवार जी वो अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। स्टालिन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये ममता दीदी भी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं, और सोनिया जी अपने बेटे राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। अब भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जो बेटे बेटी भतीजों के लिए काम करेगा वो संत कबीर नगर वालों के लिए काम कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है? संत कबीर नगर वालों, नरेंद्र मोदी जी का परिवार 130 करोड़ भारतीय है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी 70 सालों तक राम मंदिर को अटका कर रखे, लटका कर रखे। उत्तर प्रदेश में पहले सपा के शासन में गुंडे परेशान करते थे या नहीं करते थे भाई? जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? अरे 2017 में आपने भाजपा सरकार बनाई, हमारे योगी महाराज ने गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। एक जमाने में उत्तर प्रदेश में कट्टे बनते थे, देसी कट्टे, अब तोप के गोले बनते हैं। जरूरत पड़ी तो यूपी का तोप का गोला पाकिस्तान के फुड़चे। तो उधर बंगाल हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बंगाल हाईकोर्ट ने बंगाल में मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात कही है, जो कि ममता बनर्जी ने बंगाल में मुसलमानों को बांटा था। बंगाल हाईकोर्ट ने इस ममता बनर्जी का जल्दबाजी का फैसला बताया है, जो फैसला लिया गया था। तो वहीं पर इस फैसले को ममता बनर्जी ने मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और बंगाल हाईकोर्ट के इस फैसले को आरजेडी नेता मनोज झा ने
इस पर बयान दिया है और कहा है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में गैर हिंदू समुदाय को भी आरक्षण देने की बात कही गई है। तो वहीं एक उदाहरण देते हुए मनोज झा ने कहा कि हाजमा अगर हिंदू है, हाजाम अगर मुस्लिम है, तो दोनों का आरक्षण मिलना चाहिए, मिलेगा, क्योंकि दोनों सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पिछड़े हैं। इसलिए इस पूरे मामले पर राजनीति करना सही नहीं है। अरे प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी आप देश के गृह मंत्री हैं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है, पढ़वा लीजिए किसी से। उसमें गैर हिंदू समुदायों में किस आधार पर आरक्षण है? हज्जाम अगर हिंदू है, हज्जाम अगर मुसलमान है, दोनों को आरक्षण है। कारण सामाजिक शैक्षणिक है। ट्विस्ट मत करिए, भैंस खोल लेगा, मंगलसूत्र खोल लेगा, हिंदू मुसलमान। अगर आप हिंदू मुसलमान ना करें ना, मैं इन तमाम लोगों को टॉप 4 बीजेपी के लोगों को कहता हूँ, ये पंचायत स्तर का चुनाव नहीं जीत सकते। देश में लोकसभा चुनाव का दौर जारी है। 5 चरण के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब बारी है छठे चरण की। चुनाव को देखते हुए देश के तमाम दिग्गज कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, कमर कस ली है। और इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ओडिशा के जाजपुर में जनता को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने नवीन पटनायक सरकार पर जमकर के निशाना साधा और कहा कि ओडिशा के नवीन बाबू ने जनता के साथ अन्याय किया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा की जनता के साथ हमेशा ही न्याय किया है। तो वहीं उन्होंने आगे अपने संबोधन में जिक्र किया और कहा कि आपकी ग्रांट को 3 गुना बढ़ा दिया है, रेलवे बजट को भी 12 गुना बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि यहां से रविंद्र नारायण बेहरा बीजेपी के प्रत्याशी है। प्रधानमंत्री जी ने आपके लिए आयुष्मान भारत शुरू किया। भारत के गरीब आदमी को गंभीर बीमारी से इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। 5 लाख हर साल गरीब आदमी के लिए 5 लाख की व्यवस्था। और आपको जानकर दुख होगा कि उड़ीसा में 68 लाख लोग हकदार थे। 68 लाख, कितना? 68 लाख। लेकिन नवीन बाबू ने आपको वो फायदा नहीं आने दिया। वो फायदा आपको नहीं मिला। वो फायदा आपको नहीं मिला। हम सुरक्षा में आगे बढ़ चुके हैं। हम दवाई बनाने में दूसरे नंबर पर खड़े हैं। हम मोबाइल बनाने में दूसरे नंबर पर खड़े हैं। आज से 10 साल पहले आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, मेड इन ताइवान। आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। आज आपका फौज में काम करने वाला, सुरक्षा में काम करने वाला व्यक्ति, आज उससे पूछिए, मोदी जी ने कहा है अगर पाकिस्तान की तरफ से एक भी गोली चलती है तो जब तक तुम उस गोली को चलाने वाले को शांत न कर देना तब तक चुप कर बैठना। इस तरीके की व्यवस्था की बात है। बताओ, सर्जिकल स्ट्राइक में घर में घुस करके मारा कि नहीं मारा? आप बताओ, एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान ने घर में घुस कर मारा कि नहीं मारा? मित्रों, ये बदलता भारत है। कोई भी गलत निगाहें से भारत को देखेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस तरीके से विकास को जोड़ने का चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ देश भर में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने ओडिशा के खोर्दा में एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर के तारीफ भी की। तो वहीं अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के बहुत लाभ मिलता है। आज इसका लाभ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी ले रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से पीएम नरेंद्र मोदी मुफ्त राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं और अगले 5 वर्षों तक करवाएंगे। वहीं ओडिशा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नवीन पटनायक की सरकार यहां पर आयुष्मान योजना लागू नहीं होने देना चाहती है, क्योंकि यहां की सरकार नौकरशाहों से घिरी हुई है। मीटर गेज से अब ब्रॉड गेज में, अब मीटर गेज की ट्रेन नहीं,
अब बुलेट स्पीड से चलने वाली वर्ल्ड क्लास ट्रेन की सुविधा मोदी जी पूरे देश के अंदर कहीं वंदे भारत के रूप में, कहीं अमृत भारत के रूप में, कहीं नमो भारत के रूप में देने का कार्य कर रहे हैं। IIT, IIM, IIIT, NIT, एम्स, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पूरे देश के अंदर उपलब्ध करवाने की बड़ी कार्य योजना को भी मोदी जी ने लागू किया है। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं देश के अंदर, बहनों और भाइयों, जो रहते भारत के अंदर हैं, खाते भारत के अंदर हैं, लेकिन गाते पाकिस्तान का है। उनके द्वारा जाने अनजाने में ऐसी बातें कही जाती है, पाकिस्तान का राग अलापा जाता है। पाकिस्तान के बारे में, भारत के दुश्मनों के बारे में उनका महिमा मंडन के द्वारा किया जाता है। और मैं तो कहता हूं, जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, भारत के दुश्मनों का महिमा मंडन करते हैं, मैं उनसे कहता हूं, वे काई भारत के अंदर बोझा बने हुए हो, जाओ ना वहीं चले जाओ। अरे भारत तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी, वह भी भूख से तड़प। नवीन पटनायक सरकार के संरक्षण में भगवान जगन्नाथ पुरी के मुख्य खजाने की चाबी ही यहां गुम हो गई है। भगवान के खजाने में भी डकैती डाल दे रहे हैं। यानी केवल लैंड माफिया और सैंड माफिया ही नहीं है, अब भगवान के खजाने में भी ये लोग सेंध लगा रहे हैं। और आप आइए थोड़ा अयोध्यापुरी में आप आएंगे, आपको प्रभु राम के समय की अयोध्या, चमकती हुई अयोध्या दिखाई देगी, चमकती हुई अयोध्या दिखाई देगी। ये तो नौकरशाहों से घिरी हुई सरकार है, और नौकरशाही जब किसी सरकार को घेरता है तो तानाशाही को जन्म देता है। जनता जनार्दन से उसका कोई वास्ता नहीं होता है। वहां पे भ्रष्टाचार पनपता है, गरीब के हक पर डकैती पड़ती है, वहां पे लैंड माफिया, सैंड माफिया और प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह विफल हो चुका होता है। बहनों और भाइयों, किसी नौकरशाह को इतनी स्वतंत्रता और इतनी उसको अधिकार नहीं दे जाने चाहिए कि वो सत्ता का संचालन करने लग जाए। उसका काम सत्ता का संचालन करना नहीं है, सत्ता का संचालन संसदीय लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही। लोकसभा चुनाव के बचे 2 चरण के लिए एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों ही नेता पूरी तरह से ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के दिग्गज ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के आखिरी 2 चरणों के लिए चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव ने जौनपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला भी बोला है। अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं, वो आज जनता का गुस्सा देखकर 400 पार का नारा नहीं दे पा रही है, क्योंकि प्रधान सांसद अब क्योटो यानी कि वाराणसी सीट भी हारने जा रही हैं। अब देश में मन की बात नहीं बल्कि संविधान की बात होगी। और 400 पार को भी अगर हम समझें गिनती, तो इसका मतलब यह है कि 400 पार जितनी सीटें थी वो जीतने जा रहे हैं। अगर हम कहें नदिया के पार, सड़क के पार, या हम कहें इसके उस पार, तो क्या हुआ कि उसके बाद कितनी सीटें, तो उसके बाद तो केवल बनती हैं 143 सीटें। और यकीन करना, 140 करोड़ जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। और जो कहते हैं शहजादे कहना थक नहीं रहे हैं। इस बार शहजादे उन्हें शह देने वाले हैं और ऐसी मात देंगे कि आप देखिएगा उनकी गिनती कहां पहुंच जाती है नीचे। देखिए 4 जून को
12 बजे पिक्चर रिलीज हो जाएगी और उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। लगातार जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और 7वें चरण आते आते आप देख लेना 7वें आसमान पर होगा। पूर्वांचल की जनता और खासकर इन तो वहीं यूपी की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी का कहना है कि देश बचाने के लिए भगवा पार्टी को किसी भी सूरत में हराना है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में सपा बसपा और आरएलडी ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, जिससे कि बीजेपी को कुछ हद तक नुकसान जरूर हुआ था। वहीं समाजवादी पार्टी को भी नुकसान उठाना पड़ा था। गठबंधन में मायावती की पार्टी बीएसपी को फायदा पहुंचा था। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, बताते हैं कि एनडीए को 2014 और 2019 के चुनाव में कितनी सीटें मिली थी और कितने पर हार का सामना करना पड़ा था। तो देखिए उत्तर प्रदेश के रिजल्ट बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2014 के बीजेपी को 71 सीटें मिली थी, 42.6% वोटिंग परसेंटेज रहा था। अपना दल एस का जिक्र किया जाए तो 2 सीटें मिली थी, 1% वोट परसेंटेज रहा था। एनडीए को 73 सीटें मिली थी, यानी कि एनडीए का वोट परसेंटेज जो टोटल है वो 43.6% रहा था। ये आपको लोकसभा चुनाव 2014 के नतीजे बता रहे हैं कि बीएसपी को कितनी सीटें मिली थी, कितना वोटिंग परसेंटेज रहा, अपना दल को कितनी मिली और कितना वोटिंग परसेंटेज रहा। 2 सीटें अपना दल को मिली थी, 1% वोटिंग परसेंटेज रहा था। बीजेपी को 71 सीटें मिली थी और वोटिंग परसेंटेज जो रहा था वो 42.6%। अब 2019 का भी जिक्र कर लेते कि आखिरकार 2019 के रिजल्ट क्या रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के पास 62 सीटें गई थी, वोटिंग परसेंटेज 50%। अपना दल एस के पास 2 सीटें गई थी और वोटिंग परसेंटेज जो था वो 1.2% वोटिंग परसेंटेज रहा था। एनडीए के पास कुल 64 सीटें गई थी और वोटिंग परसेंटेज जो है वो 51.2% वोटिंग परसेंटेज एनडीए का रहा था। ये उत्तर प्रदेश के 2019 के रिजल्ट आपको बता रहे हैं। बीजेपी के पास 62 सीटें और 50% वोटिंग परसेंटेज रहा था। अपना दल एस के पास 2 सीटें, 1.2% वोटिंग परसेंटेज रहा था। एनडीए के पास 64 सीटें गई थी और एनडीए का वोटिंग परसेंटेज 51.2% रहा था। तो ये आपको बताया है हमने वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा था। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं वहां बम और बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। महिलाओं के प्रति पश्चिम बंगाल में अत्याचार आम बात हो गई है। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिलाओं पर अत्याचार बेहद शर्मनाक है। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में हजारों लोगों को पश्चिम बंगाल छोड़ करके जाना पड़ा था, तो वहीं इस लोकसभा चुनाव में भी पश्चिम बंगाल में हिंसा बढ़ गई है। आगे अनुराग ठाकुर ने टीएमसी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा, क्या हिंसा करवाने के लिए तृणमूल कांग्रेस राजनीति करती है? आते हैं वहाँ बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है और महिलाओं के प्रति हिंसा अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। देखिए ट्रेंड केरल में होता था हत्याओं का, अब पश्चिम बंगाल ने सबको पीछे छोड़ दिया। ममता जी की शरण में हर वो भगौड़ा अपराधी आतंकवादी और बाकी सब लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है और महिलाओं के ऊपर अपराध की घटनाएं संदेश खली के बाद अनेकों ऐसी घटनाएं सामने आई। लेकिन दूसरी बात, बिहार की राजनीति अक्सर सुर्खियों में रहती है और इस समय बिहार के 2 युवा नेताओं में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। एक तरफ एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने 5 चरणों के चुनाव में एनडीए 300 पार की बयान दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बयान पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चिराग को हार की शुभकामनाएं तक दे डाली है। वहीं बिहार का एक वीडियो भी जबरदस्त वायरल हो रहा है जिसमें कि मुकेश साहनी और तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में केक काटते हुए नजर आ रहे हैं।
एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान पर कटाक्ष कर रहे हैं, जिसमें मिर्ची लगाने की बात बोली जा रही है। अब इस बयान पर प्रतिक्रिया करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि 4 तारीख का परिणाम ये बता देगा कि मिर्ची किसे लगी है। इस बार उनके गठबंधन यानी कि कांग्रेस की 1 सीट भी हमारे खाते में आ रही है। में लोग ऐसी हरकतें करते हैं, भाई दिन कितने बचे हैं, और ऐसे में थोड़ा सा सब्र। और कितना, आज 23 तारीख हो गई है, 23 तारीख आज हो चुकी है, 23 तारीख आज हो चुकी है, और महज 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी। इतना मैं बता दूं, और ये जानकारी आप सबके पास भी आ रही होगी, कि जो 5 चरण का मतदान हुआ है, इन 5 चरण के मतदान में 315 से 325 सीटों के आसपास एनडीए गठबंधन पहुंच चुका है। बचा 6ठा और 7वां चरण 25 और 1 तारीख का जो है, उसमें हम लोग 400 पार कर लेंगे। और जो लोग इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जो 2019 में खाता तक अपना नहीं खोल पाए थे, इस बार उनका गठबंधन 1 सीट जो पिछली बार ये लोग निकाल लिए थे कांग्रेस की, राजा तो खाता भी नहीं खोल पाई थी, किशनगंज वाली जो 1 सीट ये लोग निकाल लिए थे, इस बार वो सीट भी हम लोगों के खाते में आ रही है। 4 तारीख को 400 पार। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने मुंबई में अपने प्रचार के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त हमला बोला है और कहा कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को केवल चुनाव प्रचार के लिए जमानत दिया है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के चुनावी अभियान पर तंज कसते हुए कहा है कि केजरीवाल के चुनाव अभियान से इतना ही फर्क पड़ेगा कि हमारी जीत का अंतर और बढ़ जाएगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जितना भी जमीन पर जाएंगे, उनके भ्रष्टाचार के किस्से उतने ही उजागर होंगे। वाली है और एक मुंह तोड़ जवाब भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को दिया जाए। देखिए पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी कैसे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, केरल में देख लो, अलग अलग पश्चिम बंगाल में देख लो, कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष पूरी तरीके से हताश है, आपसी मतभेद है, ना नेता तय कर पा रहे हैं, कोई नेतृत्व में दम नहीं है, कोई नीति या नियत से जो लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं। पूरा फेल्ड इंडिया अलायंस मोदी जी की लोकप्रियता के सामने मैं समझता हूं टिक नहीं पाएगा। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि ये सिर्फ बेल चुनाव के लिए है, मेरिट्स ऑफ द केस पे नहीं है। भ्रष्टाचारी हैं और केजरीवाल पे सख्त से सख्त सजा होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। उनकी कैंपेनिंग से इतना फर्क पड़ेगा कि हमारी विक्ट्री का मार्जिन जरूर बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा वो जमीन पे आएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, उनके भ्रष्टाचार के किस्से लोगों को उजागर होते रहेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 5 चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब लोकसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंचने वाला है। छठे चरण के लिए मतदान 25 मई को हो जाएगा। आपको बता दें कि 7वें चरण का जो मतदान है वो 1 जून को किया जाएगा। 4 जून को चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। दरअसल 25 मई को दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा। ऐसे में चुनाव प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि लड़ाई इस चुनाव में संविधान की है और हम संविधान को कभी भी बदलेंगे नहीं और ना ही बदलने देंगे। वहीं अपनी रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि पीएम से इंटरव्यू में जब गरीबी पर सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि क्या मैं सबको गरीब कर दूं। वहीं आगे राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल अमीरों के साथ है, हिंदुस्तान के गरीबों के साथ नहीं है। कभी नहीं कह सकते थे, पता नहीं आपको मालूम है नहीं मालूम है, मगर उन्होंने ना ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया था, ना हिंदुस्तान का तिरंगा एक्सेप्ट किया था। तो पहले ये कहते नहीं थे, चुप रहते थे और सोचते थे कि किसी न किसी दिन हम
अंबेडकर जी की सोच, बुद्ध भगवान की सोच, गांधी जी की सोच को फाड़ के फेंक दें, मगर खुलकर कभी नहीं कह पाते थे। इस बार पहली बार इनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे, बदल देंगे, फाड़ के फेंक। और मैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूं, आप सपने मत देखिए, आपकी बस की नहीं है, आप ये काम कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपके सामने हिंदुस्तान के करोड़ों लोग खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और आपने करने की कोशिश भी की तो फिर देखो क्या होता है। मोहन भागवत जी का वीडियो आया था, उसमें कहते हैं कि रिजर्वेशन से देश को नुकसान होता है। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ कह दिया है कि ये जो 50% की लिमिट है इसको हम हटा देंगे, रिजर्वेशन को हम 50% से भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं, सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं भाई और बहनों, नहीं प्रधानमंत्री नहीं, जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए, जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना इसमें गैस होती है, एक पाइप लो, उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया। पर से जो परमात्मा ने भेजा है, अजीब सी बात यह है कि ये सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं। अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, वो जो भी चाहते हैं 2 मिनट में मोदी जी कर देते हैं। रेलवे चाहिए ले लो, पोर्ट चाहिए ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, अगली भी स्कीम चाहिए, चलो अगली भी स्कीम दे देते हैं, जो भी इनको चाहिए दे देते हैं। 16 लाख करोड़ रुपया अरबपतियों का माफ किया है, 16 लाख करोड़ रुपया। आम आदमी समझता ही नहीं है कितना है। जितना पैसा मनरेगा में हमने 1 साल में डाला, अगर आप 24 साल का पैसा ले लो, उतना इन्होंने 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। किसानों का 24 बार कर्जा माफ करो, हर किसान का कर्जा माफ कर दो, उतना पैसा इन्होंने 22 लोगों को। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और वाराणसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार अजय राय वाराणसी में जमकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लोगों को अपने पक्ष में वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। वहीं अपने चुनाव प्रचार में अजय राय ने कहा कि हर चरण में INDIA गठबंधन बढ़ रहा है, ये आंधी है जो 7वें चरण में तूफान और सुनामी का रूप ले लेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसते हुए अजय राय ने कहा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि रोज रोज वाराणसी आकर माहौल बदल देंगे या फिर यहाँ लोगों को खरीद लेंगे, उनको ये भारी पड़ने वाला है। 25 तारीख को आंधी आ जाएगी जब जो 1 जून को तूफान और सुनामी का रूप ले लेगी। हर चरण में इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है। पहले चरण से लेकर छठवें चरण तक मैं इतना कहूँगा कि ये पूरी तरीके से आंधी है। आंधी 7वें चरण में ये तूफान का रूप ले लेगी। तूफान, सुनामी, 7वां चरण आते आते ये सुनामी हो जाएगी। और मैं बता दूं कि ये जो ये सोच रहे हैं लोग ना कि हम रोज़ रोज़ आकर बनारस में बदल देंगे या यहाँ हम लोगों को खरीद लेंगे, उतने इनको भारी पड़ने वाला है। जितना चरण बीते रहा है उतने चरण में वो ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है इंडिया गठबंधन का। अभी 25 तारीख को पूरी तरीके से आंधी और जो 1 जून है वो तूफान और सुनामी का रूप लेने जा रहा है। क्रूज निकाल दिया, गुजरात से ले आके क्रूज चला रहे, गुजराती क्रूज चला रहा है। सारा पैसा बनारस का कौन ले जा रहा है? गुजराती ले जा रहा है।
सारा पैसा, चाहे वो गंगा मैया का पैसा क्रूज के माध्यम से जा रहा है, चाहे साड़ी का पैसा जा रहा है, चाहे वो व्यवसाय का पैसा जा रहा है, शहर की सफाई का पैसा जा रहा है, नगर निगम के सारे टेंडर का पैसा जा रहा है, स्मार्ट सिटी के सारे पैसे का गुजरात जा रहा है, अमूल का सारा पैसा गुजरात जा रहा है। बचा क्या हमारे पास? नील बटे सन्नाटे में हम हैं। तो उधर झारखंड के गोड्डा में बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला और हेमंत सोरेन पर जेल से धमकी देने का भी आरोप लगाया है। वहीं अपने प्रचार के दौरान निशिकांत दुबे ने कहा कि जेल से लगातार बीजेपी के लोगों को धमकी दी जा रही है, धमकाया जा रहा है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए हेमंत सोरेन और उनके गुर्गे लगातार पैसे भी भेज रही हैं। इसलिए मैंने कहा है कि सीबीआई और ईडी को जेल के सारे फोन अपने गिरफ्त में ले लेने चाहिए और जो बात फेस टाइम पर हो रही है उसे सीबीआई को टैप करना चाहिए। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के बाहर के लोगों को लगातार धमकी दी जा रही है। लगातार चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो जेल में बंद हैं और उनके जो गुर्गे जेल में बंद हैं, जिनका कि देवघर में इंटरेस्ट है, वो सभी लगातार संपर्क कर रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा है कि सीबीआई और ईडी को, चूँकि ईडी के कस्टडी में है, जेल के सारे फ़ोन को अपने कस्टडी में लेना चाहिए और जो फेस टाइम पर बातचीत हो रही है उसको टेप करना चाहिए। सभा को प्रभावित क्योंकि मेरे कारण ही सारे अपराधी जेलों में सलाखों के पीछे हैं। सभी को पता है कि निशिकांत दुबे खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। ये मोदी जी की सरकार है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सबका हिसाब किताब होगा। इसी बीच मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने स्वाति मालीवाल मामले पर दुख जताते हुए कहा कि गंभीर आरोप और जेल जाने के बाद भी पद नहीं छोड़ रही हैं। जिन लोगों का कोई चरित्र नहीं, उन्हें नैतिक आधार पर सत्ता छोड़ देनी चाहिए। लोगों का कोई चरित्र नहीं है, कितने घोटाले करके जेल से जो है आप सत्ता नहीं छोड़ना चाह रहे, आपको नैतिक आधार पे सत्ता छोड़ देनी चाहिए थी। फिर भी आप जो है वो जेल से ही कह रहे हैं कि मैं वहां से ही जो सीएम बन के, जो ऐसे जो लोग जेल जा रहे हैं निश्चय ही देयर कैरेक्टर इज क्वेश्चनेबल ना। जिन लोगों का कोई चरित्र नहीं है, कितने घोटाले करके जेल से जो है आप सत्ता नहीं छोड़ना चाह रहे, आपको नैतिक। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने उत्तरी कोलकाता में बीजेपी उम्मीदवार तापस राय के समर्थन में रोड शो किया है। इस दौरान दोनों लोगों ने हाथ हिला करके जनता का अभिवादन भी किया। आपको बता दें कि तापस राय ने कुछ महीने पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी और अभी फिलहाल बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में भी उतार दिया है, उत्तरी कोलकाता से अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा के समर्थन में सिरसा से रोड शो किया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन पर बैठी थी और आपको बता दें कि सिरसा में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे लोग, उनका अभिवादन कर रहे थे। रोड शो में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समर्थन पार्टी के झंडे और पोस्टर के साथ चलते नजर आए। वहीं पर इस रोड शो में प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ एक लहर है, लोग बीजेपी की राजनीति से थक गए हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है और महंगाई चरम पर है। इस बार बदलाव जरूर आएगा। आपको इसी के साथ ये भी बता दें कि बीजेपी के टिकट से अशोक तंवर यहां से चुनावी मैदान में है। इस सीट पर छठे चरण यानी कि 25 मई को मतदान होना है। हरियाणा में तो एकदम एक लहर है बीजेपी के खिलाफ। पूरे देश भर में ये अंडर करंट है, लोग थक गए हैं इनकी राजनीति से। ये जो सत्ता की राजनीति है, जो कुछ भी कर लेंगे सिर्फ सत्ता के लिए, लेकिन जनता को नकारने वाली राजनीति है। बेरोजगारी बहुत हो गई है, महंगाई बहुत चरम पे है और लोग थक चुके हैं और बदलाव आएगा। थी और उनका रोड शो फ्लॉप शो रहा है, उसके अंदर वो जन समर्थन नहीं जुटा पाए क्योंकि जन समर्थन उनके साथ जन का विश्वास कांग्रेस पार्टी खो चुकी है।
और जब जन का विश्वास खो चुकी है, आज एक ही व्यक्ति के ऊपर देश विश्वास कर रहा है, हरियाणा विश्वास कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर आज पूरे लोगों को विश्वास है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज के समर्थन में पहाड़गंज में रोड शो किया। इस दौरान हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों ने बांसुरी स्वराज को अपना समर्थन दिया। सीएम ने लोगों से कहा कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए बीजेपी को वोट दे। इसी के साथ सीएम धामी ने यह भी कहा है कि इतनी गर्मी में भी जनता का उत्साह, उमंग देखकर लगता है कि निश्चित ही आपके आशीर्वाद से सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। दिल्ली में 25 मई को मतदान होने वाला है। बेहद ही अहम दिन है 25 मई, जिसके चलते अब चुनाव प्रचार आखिरी दौर में भी है और आज शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार का शोर भी थम गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने रोड शो किया है और लोगों का अभिवादन करते हुए कहा कि पिछले 2 सालों में भी लोग इसी तरह से धूप में सड़कों पर नहीं आए थे। मैंने लोगों को दोनों ही हाथ जोड़ करके धन्यवाद देना चाहूंगा मैं लोगों को कि वो इतनी गर्मी में, इतनी धूप में मेरे समर्थन के लिए अपने घरों से बाहर आए। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि जो विपक्ष है उसकी बोलती अभी से बंद हो गई है। वो लोग तरह तरह से इमोशनल कार्ड खेल लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा इमोशन है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने चाहिए। वहीं दिल्ली के एक रैली में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मनोज तिवारी के समर्थन में कहा कि दिल्ली बीजेपी के साथ है और मनोज तिवारी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। ये लड़ाई देशभक्त बनाम भारत तेरे टुकड़े की है और दिल्ली देशभक्तों के साथ खड़ी है। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर व्यक्ति कमल का बटन दबाने को तैयार। अभी से जो विपक्ष है उसकी बोलती बंद हो गई है। वो लोग तरह तरह के इमोशनल कार्ड खेलने में लगेंगे, लेकिन सबसे बड़ा इमोशन है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में प्रचार के अंतिम दिन भोजपुरी सितारों का जमघट देखने को मिला है। बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लालू यादव निरहुआ के पक्ष में भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह भी वोट मांगती हुई नजर आई है। उनको देखने के लिए वहां भारी संख्या में भीड़ जुटी है। लोगों ने भोजपुरी हीरोइन के साथ सेल्फी लेने की होड़ भी थी और सभी कोशिश कर रहे थे कि एक बार अभिनेत्री के साथ सेल्फी मिल जाए। वहीं प्रचार का अंतिम दिन होने की वजह से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता निरहुआ को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए हैं। निरहुआ ने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। प्रचार के दौरान आम्रपाली दुबे ने कहा कि पूरा आजमगढ़ भगवा में हो गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने हाथ हिलाकर के लोगों का अभिवादन भी किया है। आपको बता दें कि योगेंद्र चंदोलिया दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर भी रह चुके हैं और अब वो पंजाबी सूफी गायक हंस की जगह चुनावी मैदान में है, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सीट जीती थी। वहीं कांग्रेस ने उदित राज को इसी सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। मोदी जी का विश्वास है। मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। लोगों में जिस तरह का भाव पैदा है, क्योंकि मोदी जी ने जो 10 साल के अंदर किया है, चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे सीमाओं की सुरक्षा हो, या आतंकवाद नक्सलवाद से मुक्ति हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, इन सारे विषयों को लेकर के जब हम बात करते हैं तो जनता में ये विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और इसीलिए मोदी जी को सुनने के लिए जनता उमड़ रही है और मोदी जी को वोट देने के लिए जनता उमड़ रही है। 4 जून 400 पार। लोकसभा चुनाव 2024 में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की 2 बेटियां इस बार चुनावी मैदान में उतरी हुई है। सारण से रोहिणी आचार्य को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि पाटलिपुत्र संसदीय सीट से लालू यादव ने अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। सारण में मतदान खत्म होने के बाद अब लालू परिवार पाटलिपुत्र सीट पर वोटरों को
गोल बंद करने के लिए चुनाव प्रचार लगा रहा है, चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है और पूरी कोशिश है कि यहां से जीत हासिल हो सके। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पाटलिपुत्र में अपनी बेटी मीसा भारती के समर्थन में चुनावी अभियान किया है। जनता से आरजेडी की प्रत्याशी मीसा भारती को वोट देने की अपील की। आपको इसी के साथ ये भी बता दें कि बीजेपी ने यहां से रामकृपाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा हुआ है, जो कि हैट्रिक जीत के लिए यहां जोर लगा रही हैं। बीजेपी नारा लगा रही है, लगाने को हमको भी नारा लगाने का हक है, उनको भी नारा लगाने का हक है। अलायंस बनेगा सरकार, पूरा देश भर में हलचल है, इंडिया सरकार आ रही है। कोई बात नहीं, हम लोग का आपत्ति नहीं है, जितना गाड़ी देना है दें, नीतीश कुमार चाहे बीजेपी चाहे प्रधानमंत्री, जितना करिए ना करिए, जनता फैसला करेगा, देश के जनता फैसला करेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।